नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खमा गणी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट कृति देवी। हमारे साथ जुड़े हुए शमिक मोहित्रा जी। इस वक्त भारत के अंदर भूचाल मचा हुआ है। भूचाल पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरीके से। एक तरफ एआई का 3 दिन का समिट चल रहा है, दूसरी तरफ यूजीसी का मैटर शांत नहीं हो रहा है। बट इस पूरे सिनेरियो के बीच में एक चीज समझ में आई है कि एक बहुत बड़ा मुद्दा डीप स्टेट के हाथ में, अदृश्य राज के हाथ में लग गया है। और ये इतना बड़ा मुद्दा है कि इससे रिपरकशंस जो हैं वो आगे आने वाले कई दशकों तक नजर आएंगे अगर करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए गए। नमस्कार, हमारे शमिक मोहित्रा जी इस टॉपिक पे इलैबोरेट करेंगे, पर आगे जाने से पहले मैं और शमिक जी आपसे मिलेंगे 14-15 मार्च 2026 डॉक्टर अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर पे। अगर आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई हैं, जल्दी से करा लीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं। फिर हम आप और हम साथ में मिलते हैं, बैठते हैं, बातें करते हैं, बहुत सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स डिस्कस करते हैं बहुत सारे मुद्दों के ऊपर। शमिक दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। दादा, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। नमस्कार सबको, आपको भी। एक महीना पहले हमने एक पॉडकास्ट किया था हम लोगों ने यूजीसी के मुद्दे पे। उसमें हमने कहा था कि यूजीसी पे ये जो पॉलिसी सरकार लेके आई है, रूल्स को चेंज करके एक्स्ट्रा रिजर्वेशंस वाली, जिसका कुछ हद तक प्रतिफलन दूसरे क्षेत्रों में भी हम देख रहे हैं, राज्य स्तर पे, जैसे मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, वगैरह वगैरह। तो ये काफी एक डिजास्टर्स सिचुएशन है जो एक सॉलिड मोहरा डीप स्टेट को दे देता है भारत को बांटने में। सिंपल बात मैं कहता हूं कि आपको या तो मेरिट चाहिए या ये एंटाइटलमेंट बेस्ड, मतलब जन्मसिद्ध अधिकार हो गया कि आप कुछ चीजें देते रहे ये क्लेम करके कि ये विक्टिम है, ये विक्टिम है, ये विक्टिम है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ब्राह्मण लोग भी विक्टिम है तमिलनाडु जैसे क्षेत्र में, जहाँ पे 97% रिजर्वेशन रहा है कॉलेजेस में, इंजीनियरिंग कॉलेजेस और तकनीकी कॉलेजेस में। तो हमें या तो ये एक चयन करने की स्थिति है, या तो हम ये चयन करें कि हमें मेरिट पे काम करना है, देश को मेरिट के बेसिस पे आगे लेके जाना है, सिविल मेरिट, केवल मेरिट और कुछ नहीं। जिसके पास मेरिट है उसको पूर्ण मौका दिया जाए, पूर्ण सुविधा दी जाए, और जिसके पास नहीं है वो कुछ और करे। जरूरी नहीं है कि हर कोई इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, जरूरी नहीं है कि हर कोई वकील बने या कोई प्रोफेशनल काम करे। व्यवसाय भी हैं, अपने अपने सामर्थ्य, अपने अपने दिमाग में जितनी आपकी अवस्था है उस हिसाब से आप आगे बढ़ें, फिर अपने बच्चों को शिक्षा दें और फिर उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। तो इसके बजाय हमने क्या किया, हमने ये सब चीजों को बांट बांट के, छोटे छोटे अंगों में बांट बांट के, चाहे वो शिक्षा हो, चाहे वो रोजगार के साधन हो, हर चीज को ऐसे बांटा हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये जो है ना, ये उन लोगों को भी दिखता है जो अंग्रेजी साम्राज्य के उत्तराधिकारी हैं, यानी कि जो ग्लोबल डीप स्टेट अमेरिका से चलता है। तो उनको ये सारे हथकंडे पता है ना, वो अंग्रेज उनको ट्रेनिंग देने के लिए, बताने के लिए कि भाई हमने तो इंडिया पे ऐसे राज किया। जो एक ये समाज है, चाहे कितने भी आक्रांताएं आए, पराधीन भी हुए कई क्षेत्र, लेकिन समाज कभी टूटा नहीं था। और इसी के चलते आखिरकार ये जो अंग्रेज थे वो भी, उनको भी जाना ही पड़ा, कंट्रोल कर नहीं पाए। 200 साल किया लेकिन उसके बाद नहीं कर पाए। मुगल साम्राज्य, लोग कहते हैं कि 400 साल जी नहीं, मुगल साम्राज्य चला 1526 में शुरू हुआ। वो पूरा साम्राज्य नहीं था, एक छोटा सा क्षेत्र था दिल्ली सल्तनत का। कह सकते हैं कि अकबर के समय वो पूर्णतः बना 1565 के आसपास, और 1710 तक उनका जो है पावर खत्म हो गया। तो ये सब था। उसके पहले कुछ और अफगान तुर्की लोग आए थे, लेकिन समाज कभी नहीं टूटा, समाज कभी नहीं बिखरा। लेकिन इस वक्त हम उस पॉइंट पे आए हैं जब ये लोग हमारे समाज को तोड़ना चाहते हैं। एक नारा हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, योगी आदित्यनाथ, वो कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे। इससे सिंपल और क्या कहें, इससे सहज, सरल और एकदम ही ऑब्वियस और कोई स्टेटमेंट या टिप्पणी या स्लोगन हो ही नहीं सकता।
और ये सिर्फ सनातन समाज पे ही नहीं है, पूरे भारतवर्ष पे भी सत्य बैठता है। बटोगे तो कटोगे। तो हम बांट रहे हैं, हम बांटे जा रहे हैं, और यूजीसी का ये जो डिजास्ट्रस रूल है ये लेके आए हैं ये सेंटर पे, वो भी एक बहुत ही गलत कदम है मेरे हिसाब से। इससे क्या होगा कि अभी जो सवर्ण लोग हैं वो विक्षुब्ध हैं। अगर हम इसको सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से भी इसका मूल्यांकन करें तो ये तो साफ है, ये प्रतीति है, किसी को भी दिखेगा कि बीजेपी का जो वोटर बेस रहा है उसमें सवर्ण लोग हैं, और जो मोदी जी ने सफलता से किया वो उन्होंने अदर बैकवर्ड कास्ट्स और एससी एसटी, जो ट्रेडिशनली कांग्रेस और कांग्रेस से टूट के जो दल निकले थे, राज्य दल, प्रांतीय दल, उनका वो सपोर्ट बेस था। ठीक है, तो इसको जोड़ने में वो सक्षम रहे, लेकिन जोड़ते जोड़ते कहीं मुझे लगता है कि वो उस दिशा में भटक गए हैं जहां पे उनको लगता है कि मुस्लिम समुदाय को जोड़ने के लिए हमें उनको अपीज करना चाहिए, हमें उनकी तुष्टीकरण करनी चाहिए, और वही तुष्टीकरण का एक और क्या कहते हैं, एक और धाप एससी एसटी और ओबीसी को भी करना चाहिए, एडिशनल जो है उसके भी आगे। इसका जो परिणाम होगा वो काफी दुर्भाग्यपूर्ण होगा, और इससे उन लोगों को शह मिलेगी जो कहेंगे कि भाई इससे क्या होता है, ये भी अनाफ नहीं है। आप इसका प्रतिफलन दूसरे तरह से भी देख रहे हैं कि आप आज समाज में कई सवर्ण लोग जो बेचारे कुछ भी नहीं करते हैं, सामान्य पत्रकार हैं या कोई कहीं पे शिक्षक है या कोई पदाधिकारी है, उसको फिजिकली अटैक किया जाता है। तो ये ऑलमोस्ट वही वो कम्युनिस्ट वाला चीज है ना, कि रिवोल्ट ऑफ द प्रोलेटारियट, और ये कुलाक हैं, जमींदार लोग हैं, या ये वाणिज्यिक उद्योगपति जो हैं, ये सब हमारे दुश्मन हैं, जातीय दुश्मन। तो यहाँ पे उनको जातीय दुश्मन उस तरह नहीं मिला, तो इन्होंने ये जातियों में जो एग्जिस्टिंग कास्ट सिस्टम बेस्ड जाति है उसके बेसिस पे ये कास्ट कॉन्फ्लिक्ट, जो एक क्लास कॉन्फ्लिक्ट भी है, वैसे उसको पिरो दिया है। और बीजेपी हैज स्टेप्ड राइट इनटू दिस ट्रैप। ये एक ट्रैप है जिसमें ये लोग एकदम घुस गए हैं। क्यों घुसे हैं, क्या उसका कारण है, ये तो मैं कह नहीं सकता। अटकलें लगा सकते हैं हम सभी, हमारे पास, सबके पास दिमाग है, लेकिन यथार्थ यही है कि ये ट्रैप में हम घुस चुके हैं, फंस चुके हैं। और इसका शोध ऐसे ही होगा कि अगर इसका, देखिए, इसका जो दिग्दर्शन है ना, इसको सुधारने के लिए वो भी सवर्ण जाति से ही आना पड़ेगा। हमें रिएक्ट नहीं करना चाहिए। हम लोग रिएक्ट करेंगे, ठीक है, एक स्प्लिंटर बनेगा, तो वो क्लास कॉन्फ्लिक्ट ही बन जाएगा, जो ये मार्क्सिस्ट लोग चाहते हैं। एक चीज हमें याद रखना चाहिए, मार्क्सिज्म और कैपिटलिज्म ये डीप स्टेट के दो धाराएं हैं। उन्होंने ही ये मतों को आगे किया है। जब जो चाहिए होता है उसको आगे करके वो कंट्रोल ले लेते हैं। तो भारतवर्ष में उनको दिखा है कि ये कैपिटलिज्म के द्वारा नहीं कर सकते हैं, तो मास कंट्रोल का ये धारा वो लेके आए हैं। जातियों में विभक्त कर दो और जातियों को लड़वा दो और बोलो कि ये क्लास कॉन्फ्लिक्ट है। And this is a big opportunity for the deep state because this is what they want. Huge opportunity, and not just an opportunity, they have created it. इसको इंजीनियर किया गया है, इसको एकदम सोचे समझे तरीके से मेथोडिकली इसको आगे बढ़ाया गया है। मैं कई बार दूसरे पॉडकास्ट में भी कह चुका हूं, आपके पॉडकास्ट में, दूसरे जगह पे मैं कह चुका हूं कि हमारा जो ये सरकारी तंत्र है ये पूरी तरह से पेनिट्रेटेड है दो स्तरों पे। कुछ राजनेता और कुछ बाबू लोग, इनके जो सुपुत्र पुत्रियां हैं वो विदेश में पढ़ती हैं या वहां पे काम करती हैं, तो वो उनका क्या कहते हैं, उनका जो ये वाला नस होता है ना, कैरोटिड आर्टरी, वो उनके हाथ में है। उसको दबाते हैं थोड़ा, फिर यहाँ पे उसका एक्शन का प्रतिफलन दिखता है। आपको इसरो में पीएसएलवी, जो एक एकदम वेल टेस्टेड 2 डेकेड से पका हुआ सिस्टम है, वो भी 6 महीने में 2 बार फट जाता है, वो रॉकेट फेल हो जाता है। ठीक है, आप एक नया तंत्र लाते हो, कानून को नहीं बदलना है, लोकसभा में उसकी परीक्षा नहीं होगी, राज्यसभा में परीक्षा नहीं होगी, एक अधिवेश या कोई एक छोटा सा रेगुलेशन डाल के आप एक सिस्टम को चेंज कर दो और कुछ लोग क्षुब्ध हो जाएं, कुछ लोग खुश हो जाएं।
जो शुभ हैं वो चिढ़ जाएंगे, जो खुश हो गए वो इनके साथ इनका संघात होगा। तो ये चीजें करी जाती हैं। मैच फिक्स करने के लिए, क्रिकेट में होता है ना मैच फिक्सिंग, आजकल तो फुटबॉल में भी होता है, हर स्पोर्ट्स में होता है। मैच फिक्स करने के लिए आपको पूरे टीम को अपने उसमें ले जाना नहीं पड़ता है, आपको 2 या 3 प्लेयर्स को ही तोड़ना पड़ता है। मैच हरा देते हैं वो या जिता देते हैं, एज द केस में भी, ठीक है। तो ये भी वैसे ही हो रहा है। कुछ लोगों को तोड़ा गया है जो शायद केंद्रीय मंत्रिमंडल में ही हैं, कुछ बाबू लोग तो बिके हुए हैं ही, कौन है मैं नहीं कह सकता, पर नहीं तो ये सारी चीजें आ नहीं सकती एक के बाद एक। तो 2 चीजें हुई हैं, एक तो जो राष्ट्रवादी पार्टी है अर्थात भाजपा, उसकी जो संख्या है सीटों की लोकसभा में उसको कम कर दिया गया। तो पावर में लिमिटेशंस आ ही जाते हैं ना, आपको सोच समझ के फिर कदम रखना पड़ता है, फिर आपको दूसरे लोगों को जोड़ने की आवश्यकता पड़ती है, आपके जो साथी दल हैं उनकी बात भी सुननी पड़ती है, उनके विचार भी अपने नियमों में लाना पड़ता है। तो ठीक है, वो तो एक चीज है, वो एक सरकार चलाने की विधि है, मुझसे ज्यादा पारंगत है, इन लोगों को ज्यादा पता हो। लेकिन मैं हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के एंगल से देखता हूं। तो मेरे हिसाब से इस वक्त एक नेशनल सिक्योरिटी पे खतरा है। पॉलिटिक्स कुछ भी होता रहे, कौन जीते कौन हारे मैं उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर इसको हम होने दें, जब भारतवर्ष जीडीपी $4.5 ट्रिलियन नॉमिनल डॉलर के हिसाब से मूल्य आंका जाए, और अगर परचेसिंग पावर पैरिटी के बेसिस पे आंका जाए तो $20 ट्रिलियन का दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्या कहते हैं अर्थव्यवस्था और सबसे बड़ी जनसंख्या, ये थोड़ा और आगे बढ़े और ऊपर जाए वो तो रुक जाएगा, मतलब पूरी तरह से नहीं रुकेगा, लेकिन उसका जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाए, क्योंकि हम आपस में उलझे रहेंगे ना। And this is what is दूसरा अगर happening. आप This is हाँ, what और is दूसरा अगर आप happening. मेरिट को हटा देते हो एज ए क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टिंग पीपल, और आप ऐसी चीजें लेके आते हो कि इंटाइटलमेंट है, हम अमुक जाति के हैं इसलिए हमें मिलना चाहिए, हम तमुक जाति के इसलिए हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर इस चीज को लाते हो जो जो एक मिनट, लेट मी फिनिश द पॉइंट, जो मेरिट बेस्ड नहीं है, दैट इज द बिगेस्ट स्ट्राइक ऑन द इकोनॉमी। विदाउट मेरिट आपका इकोनॉमी कैसे बढ़ेगा, आप बताएं, कोई भी राजनेता मुझको इस बात को समझाए कि कैसे बढ़ सकता है। आप एक डॉक्टर को लाते हो जिसको -8 मिला है 800 में से, आप उसको ऑर्थोपेडिस्ट बनाओगे उसको। एक 4 मिला है 800 में से, उसको आप गायनेकोलॉजिस्ट बनाओगे। किस चीज की सेवा कर रहे हैं साहब? मैं अपने माता पिता को तो ऐसे अस्पतालों में लेके नहीं जा सकता, और मतलब मुझे दया आती है उन गरीबों पे जिनके पास और कोई चारा नहीं है, उनको ऐसे ही अस्पतालों में जाना पड़ेगा जहां पे इस टाइप के डॉक्टर्स हैं। एक मैंने रिसर्च कमीशन किया है, मेरे जो कंपनी में सहयोगी हैं, हम लोग काफी रिसर्च करते रहते हैं। वो रिसर्च ये है कि पता करें कि आईआईटी में जो रिजर्वेशन के बेसिस पे कैंडिडेट्स आए हैं उनमें से कितने प्रतिशत लोग कोर्स कंप्लीट कर पाते। इसका एक और पहलू भी है, कुछ माता पिता ये समझते हैं कि मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा, जैसे वो परीक्षित साहनी था 3 इडियट्स में। अरे क्यों इंजीनियर बनेगा भाई? आज के जमाने में इतने मार्ग खुले हुए हैं, मैं तो मतलब सरप्राइज अमेज्ड हो जाता हूं कि वाह, हमारे समय में ऐसा तो था नहीं, हम भी कुछ कर सकते थे। हमारी प्रतिभाएं जो हैं शायद किसी और दिशा में दौड़ गई, लेकिन आज के जमाने में प्रतिभा अगर आपके पास है तो कोई रोक नहीं सकता उसको, मुश्किल है उसको रोक, एक हद तक तो वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसके चलते ये अजीब दकियानुसी ख्यालात कि भाई हमें और रिजर्वेशन चाहिए, हमें और इंटाइटलमेंट्स देने हैं, लोगों को और सब्सिडीज दो, अमुक योजना तमुक योजना, ये विकास नहीं है। एक तरफ से क्या हो रहा है, जो ऊपरी सतह है, टॉप इनकम वाले जो लोग हैं, मतलब जो सबसे बड़े उद्योगपति वगैरह हैं, उनके पास उनकी क्षमता बढ़ती जा रही है, और जो एकदम बॉटम में है, ठीक है,
उनको सब्सिडीज दिया जा रहा है, उनको डिपेंडेंट बनाया जा रहा है स्टेट पे। पर ये तंत्र आया कहां से? ये भारतीय तंत्र नहीं है, ये सनातन तंत्र भी नहीं है। ये एक प्रकरण है जो पश्चिमी देशों में थॉमस पिकेटी बोल के एक फ्रेंच इकोनॉमिस्ट हैं, उनका बनाया हुआ है। अब तो ये कह रहे हैं ना कि अब तो एआई आ गया है, 10 साल 15 साल में कार्य करने की आवश्यकता खत्म हो जाएगी और आपको सबको एक बेसिक इनकम मिलेगा, आप उसमें खुश रहिए। ह्यूमैनिटी कुछ नहीं है, एक मास है, एक बड़ा सा झुंड है जिसको बेसिक इनकम दे दो और वो अपना हमारा प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे, हम लोग अमीर राज करेंगे। तो बजाय, तो ये मतलब सोवियत यूनियन से अलग कैसे हुआ? वही हो गया ना फिर। क्या हमें भी उसी दिशा में बढ़ना है? ये हमें तय करना है। अच्छा, अब कोई कहेगा कि ये नेता नहीं तो वो नेता। अरे भाई, नेतागिरी के चक्कर से बचो। हम लोगों में ना एक बहुत बड़ी वो क्या कहते हैं, एक वीकनेस है। वो ये है कि हम सोचते हैं कि हमें कोई चैंपियन आके बचाएगा, हमें कोई चैंपियन हमारा उद्धार करेगा। हम स्वामित्व पे विश्वास नहीं करते, खुद पे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन आप देखें कि आज तक भारतवर्ष में जितने भी उद्भावन हुए हैं, इनोवेशन हुए हैं, वो किसी ने कहीं पे बैठ के एकदम जिद पकड़ के सोचा है तभी हुआ है। कि वही सरकार का आमला आके उसको ले भाई ऊपर उठ ऊपर उठ, और वो ऊपर नहीं उठा है। ऐसे नहीं होता है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, विश्व में कहीं पे भी ऐसे ही होता है। तो ये जो हमारी निर्भरशीलता है ना कि कोई हमें बचाएगा, तो हम क्या बच्चे हैं क्या कि कोई आके बचाएगा तो फिर हम बचेंगे? कोई हमको हाथ पकड़ के लेके जाएगा तो हम उभरेंगे? रीढ़ की हड्डी नहीं है क्या? भगवान ने दिमाग नहीं दिया है क्या? अगर जीवन दान दिया है तो आपका कर्तव्य यह है कि उस जीवन का उपयोग करें। कोई भी बाधा आए, आपको उसको अतिक्रम करना पड़ेगा। यही तो पुरुषार्थ है। और पुरुषार्थ, नाम ये पुरुष से आया है, लेकिन पुरुषार्थ महिलाओं का भी होता है, अचीवमेंट। तो अगर हमें वो करना है तो एज आई वुड से एज सिटीजन्स हम लोगों को बोलना पड़ेगा कि जो हो रहा है ये गलत हो रहा है। 1990 में वो वीपी सिंह आए थे, कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री रहे भारतवर्ष के। उन्होंने ये एक मंडल कमीशन बिठाया, ठीक है, और एक टर्म चला था उस वक्त। ये जो आजकल के बड़े लेफ्टिस्ट पत्रकार हैं जैसे शेखर गुप्ता, ये सब भी उसके विरुद्ध लिखे थे उस वक्त। मंडलाइजेशन बोल के टर्म कॉइन किया गया था। तो अभी फिर से वही रीमंडलाइजेशन ऑफ इंडिया हो रहा है। दुख की बात यह है कि ये एक लेफ्टिस्ट कांग्रेस सरकार नहीं कर रही है, ये एक सो कॉल्ड राइट विंग भाजपा सरकार कर रही है। सो कॉल्ड राइट विंग, बिकॉज राइट विंग तो मुझे तो लगता है कि भारतवर्ष में कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है ये जो जो वास्तव में लेफ्टिस्ट के अलावा और कुछ हो। सारे लेफ्टिस्ट ही हैं यहाँ पे। मतलब मोदी जी इतना लेफ्ट चले गए हैं कि वो कम्युनिस्ट को बाहर निकाल चुके हैं। लेफ्ट के ओवरटर्न विंडो बोलते हैं हम, एक उसके संज्ञान से उनको बाहर खदेड़ के उनका भी स्पेस ले लिया है। तो हमें बोलना पड़ेगा ना। आप बोलोगे कि नहीं 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 हिंदुत्व, अरे बाबा हिंदुत्व छोड़ो प्लीज, एक मिनट। पहले राष्ट्र फिर सनातन, हमेशा राष्ट्र सर्वोपरि फिर सनातन, ठीक है ना। सनातन हमारा पंथ है, सनातन में हम विश्वास करते हैं, वो हमारा विश्वास का सिस्टम है, तंत्र है। आप पहले ये सोचो कि राष्ट्र के लिए हित क्या है, राष्ट्र की सुरक्षा किसमें है। नेशनल सिक्योरिटी के सामने कुछ नहीं, बिकॉज अगर नेशन ही नहीं रहेगा तो आप क्या उखाड़ लोगे, क्या बनाओगे, कौन सा मंदिर चलाओगे, कौन से अपने विश्वास का पालन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे ना। तो इनको बताना पड़ेगा, जो भी राजनेता हैं, राजपुरुष हैं, इनको बताइए, सब मिलकर प्रतिवाद करिए, बोलिए कि आप मेरिट वापस लाइए इस देश में। जो चाणक्य नीति है, चाणक्य का इतना बड़ा पोस्टर लगा रखा है ना पार्लियामेंट में, उनके बातों को भी विश्वास करिए ना, फिर उनका भी तो अमल करिए। चाणक्य नीति में क्या थे? 3-4 मुख्य उसके बिंदु हैं जो मैं बता के इस बात को समाप्त करता हूं। नंबर 1 ये था कि राज्य का सर्वोपरि और एकमात्र ध्येय क्या है? अपने
सिटीजनों की, अपने सिटीजन्स की सुरक्षा, 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 एक्सटर्नल सिक्योरिटी, इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर। दैट्स व्हाई यू नीड अ स्टेट। एक राज्य का जरूरत, आवश्यकता यही है, और कोई आवश्यकता नहीं है। बाकी बचा कुछ और अच्छे कार्य जैसे आप कर लेते हो, उससे क्या करोगे? सेना खड़ी करोगे, पुलिस खड़ी करोगे, एक जुडिशरी बनाओगे, लेकिन कुछ डेवलपमेंट स्टेट को करना पड़ता है। जैसे मान लीजिए जो राजपथ हैं उनका निर्माण, दूसरा प्राइमरी हेल्थ केयर, ठीक है, सबके स्वास्थ्य का ध्यान रखना कि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तभी तो लोग प्रोडक्टिव होंगे। हेल्दी माइंड इन हेल्दी बॉडी। और तीसरा उन्होंने कहा था कि प्राथमिक शिक्षा, आगे कितना पढ़ेंगे, क्या स्पेशलाइज करेंगे, वो छोड़ दिया। ये आज से 2500 साल पहले उन्होंने कहा था, वो आज तक सत्य है। तो आप इन नीतियों का पालन करें ना। आप ये क्या कर रहे हैं? चाणक्य तो इतना बोल गए थे कि जहां पे जिस राज्य में मेरिट नहीं है वो राज्य ध्वंस की तौर बढ़ना बिल्कुल तय है। तो मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि शोषण नहीं होता, गलत काम नहीं होते, बिल्कुल होते। तो उसके प्रतिकार के लिए आपके पास आईपीसी है ना, और क्या चाहिए? सबके ऊपर लागू करें आईपीसी, यूनिवर्सल क्रिमिनल कोड लाएं, यूनिवर्सल सिविल कोड लाएं, बस हो गया। सब समान है सरकार की नजर में। बाकी आप छोड़ें जनता पे, जनता बेवकूफ नहीं है। जनता को जितना आप ऐसे मानसिक रूप से विकलांग बनाओगे कि आप बिना सरकार के कुछ कर ही नहीं सकते, तो जनता भी वैसे ही बन जाएगी ना। पता नहीं कहां मैंने सुना कि कोई कह रहा था कि सरकार के इंटरवेंशन के बिना ये जो एआई का रेवोल्यूशन इंडिया में आ ही नहीं सकता। किसने बोला? चाहे वो एआई हो, चाहे वो डिफेंस हो, हर एक क्षेत्र में जो एक्चुअली बेस्ट कंपनीज निकल के आ रही हैं वो सरकार का एक ढीला पैसे के बिना करा है उसने, और एक ढीला इंटरवेंशन के बगैर। सरकार ने कुछ नहीं खरीदा उनसे, ये भी नहीं कि क्रय किया कुछ तो उनको थोड़ा बूस्ट मिल गया रेवेन्यू में, सब बेचा है बाहर। चाहे वो भरत फॉर्ज का, कल्याणी ग्रुप के सिस्टम्स हो, तोपखाने वगैरह जो वो बनाते हैं, चाहे वो टाटास का जो एरोस्पेस स्ट्रक्चर्स है वो हो, चाहे ट्रिपल एस डिफेंस के स्मॉल आर्म्स हो, या मोहन कुमार उद्योग के आर्मर, हेलमेट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। सरकार ने क्या किया है? जो आज बेस्ट ड्रोन कंपनीज है हैदराबाद में, ज्यादातर बैंगलोर में नहीं, दे कमिंग आउट कंप्लीटली ऑन देयर ओन, स्टेट सपोर्ट नहीं चाहिए। तो हमें तो पहले तो ये अपना ये जो विश्वास है ना वापस लाना पड़ेगा। और जब तक ये एंटाइटलमेंट बेस्ड राजनीति चलेगी, एंटाइटलमेंट बेस्ड पॉलिसीज चलेंगी, वो विश्वास कभी नहीं आएगा। जनता विकलांग ही रहेगी, मानसिक रूप से विकलांग। चेतना चाहे तो चेतिए, लेकिन बाकी फिर जनता को ही अपना स्टेप्स लेना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा दूसरे तरीके से। राजनीतिक संगठन नहीं तो जन जागरण संगठन होने चाहिए, जिसमें जनता की बात जो है हमारे जो कानून बनाने वाले हैं उनके कानों तक पहुंचाई जाए। कब तक ना करेंगे पॉलिटिशियन? अल्टीमेटली वो जनता का तो सुनना पड़ता ही है ना। इस वक्त मैं जो जन आक्रोश देख रहा हूं वो बहुत एक बुरा दुस्वप्न जैसा मुझे प्रतीत हो रहा है कि सबके सब कुछ खंडों में बंट गए हैं कि हमें नहीं देखा जा रहा है, वो दूसरे बोल रहे हैं कि नहीं हमें देखने नहीं दे रहे हैं ये लोग। This is exactly ये what स्थिति अच्छी नहीं है। what the opposition wanted. This is exactly हाँ। fallen into the trap as you said. तो और इसमें अगर नहीं, वो सिर्फ पॉलिटिक्स की बात नहीं है, पॉलिटिकली तो स्टूपिड है ही, एकदम स्टूपिड है। मैं लिख के दे सकता हूं कि आने वाले जो चुनाव हैं उसमें क्षति पहुंचेगी ये जो अभी शासक दल हैं उनको, ठीक है, कोई इसमें फायदा होने वाला नहीं है। तुष्टीकरण से उनको कौन सा मुस्लिम वोट मिला? नहीं मिला ना, क्योंकि वो तो एक पाले में है ना, उनको वैसे ही प्रतीत किया जाता है। चाहे आप कितना भी तुष्टीकरण कर लो तो वैसे भी इस तुष्टीकरण का कोई फायदा नहीं मिलेगा, उल्टा नुकसान होएगा। लेकिन सबसे बड़ा नुकसान राष्ट्रीय सुरक्षा को होगा, मुझे तो उसकी चिंता है। हम विखंडित हो जाएंगे राष्ट्र के जैसे। इसके अलावा माइग्रेशन बढ़ जाएगा, फिर वही यू टर्न ऑन द हाँ माइग्रेशन। बिल्कुल, मैं यहाँ क्यों रहूं? मैं अपने बेटे बेटियों को यहाँ पे क्यों रखूं जब उनके पास अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है? आप उनका जो स्पेस है वो खत्म कर रहे हो, तो ऐसे तो नहीं होएगा। अच्छा, बाय द वे,
मैं कई ऐसे लोगों के बारे में भी बताऊंगा जो रिजर्वेशंस का उपयोग नहीं करते हैं, जो एंटाइटल्ड है, नहीं करते हैं। और ये बंगाल में मैं बहुत देखा है, मैंने आसाम में देखा है, ओडिशा में भी देखा है। पता है क्यों? कि यहाँ पे वो सोचते हैं भाई शिक्षा है और क्या चाहिए, मेरिट पे निकलेंगे। लेकिन फिर आगे जाके जब रुक जाते हैं कहीं पे, सरकारी नौकरियों में तो फिर वही रिजर्वेशन का तो कभी ना कभी उसका फायदा वो उठाते हैं, लेकिन निजी क्षेत्र में जो जाते हैं वो कभी उसका फायदा नहीं उठाते, उठा सकते भी नहीं है। अब तो मैं सुन रहा हूं कि निजी क्षेत्र में भी ये लोग रिजर्वेशन लाने वाले हैं। क्या? ऐसे पॉलिसीज भी घूम रहे हैं इनके दिमाग में। यू मोदी विल किल गवर्नमेंट इंडिया। हाँ, ये बार बार आता है, ये कांग्रेस के जमाने में भी एक बार आया था, अभी फिर से अपेरेंटली सम पीपल आर सेइंग। दिमाग क्या घास चरने गई है इनके? अरे फल वल खाओ, कुछ दूध वूध पियो, दिमाग में थोड़ी शक्ति लाओ, कोई वॉलनट्स खाओ। क्या कर रहे हो? घास खा रहे हो। सो आई डोंट नो, आई मीन ये एकदम एकदम एक परोस के एक थाली में इन्होंने एडवांटेज दे दिया डीप स्टेट को, और दूसरी थाली में परोस के इन्हीं के ऑपोजिशन वालों को पता नहीं इसमें राजनीतिक फायदा क्या हुआ इनको। कुछ नहीं, नुकसान तो डेफिनेटली हुआ है, क्षति बहुत हुई है। और कुछ इनका लोग कैसा भी नुकसान डिफेंड कर लें इसको, ये डिफेंसिबल नहीं है। मेरिट इज मेरिट, एंड ऑफ स्टोरी। शमिक जी, नुकसान इनका नहीं हुआ, ये तो पॉलिटिशियंस हैं, नुकसान समाज का हुआ है। हमारा समाज, बिल्कुल समाज का हो रहा है, देश का हो रहा है। ठीक है। अच्छा, देश को यहाँ पे जोड़ने के बजाय आप उसको बांट रहे हो। एक क्लाउज और है कि इसी सेम मुद्दे को हाईजैक करके बहुत लोग उसको ऐसी डायरेक्शन में ले गए जहां पे आपको ये बोलना पड़ा, भाई ये जा कहाँ रहे हो? दे हैव हाईजैक्ड द एंटायर हाँ, यूजीसी प्रोटेस्ट। हाँ, पर वो मोदी तो तेरी होना ही था ना। आप एक अगर परोस के दोगे तो वो लोग खाएंगे, तो क्यों नहीं एग्जैक्टली खाएंगे? आप दे रहे हो ना उनको खाने के लिए, तो खाएंगे वो जिनको लोग। जिनको मौका मिला उन्होंने इमीडिएटली मोदी तेरी बिल्कुल। कबर खुदे। आरएसएस ये है, आरएसएस झंडू बाम है, द काइंड ऑफ लैंग्वेज दे आर यूजिंग। सी, इट वाज अ जेन्युइन प्रोटेस्ट which has been hijacked into a very different direction now. Forget about that. वो तो बहुत दूर की बात है. What I'm seeing पर across, उसमें मैं इन लोगों को दोष नहीं दूंगा जो ये गलत काम कर रहे हैं। वो तो करेंगे ना, वही उनका उनका वो नेचर है उनका। आप अगर परोस के एक एडवांटेज दोगे तो आपका शत्रु तो उसको लेगा ना। आप गधे हो तो शत्रु थोड़ी बोलेगा नहीं नहीं अभी गधा है, जब ये इंसान बनेगा तब मैं आऊंगा। वो तभी आएगा ना जब आप गधे हो। exactly, I agree. But जो सोसाइटी का नुकसान हुआ है, 10 years of continuous hard work, 5 years of my own hard work. I've not kept my surname deliberately. Everything has gone into water. फिर मैं वही सबको बता दूं, अगर किसी को कोई संदेह है, मैं एक इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में बता देता हूं। आई एम अ कुलाक, बिकॉज मैं बहुत बड़ा लैंड ओनर हूं, ठीक है ना, बिकॉज चाय बागान है ना अपने पास, तो मैं बहुत बड़ा लैंड ओनर हूं, मैं जमींदार हूं। इंडियन टी एक्ट इज अ डेरिवेटिव ऑफ द इंडियन जमींदारी एक्ट, आप जाके चेक कर लेना। दूसरा, मैं पूंजीवादी हूं। तीसरा, मैं एक कुलीन कान्यकुब्जी ब्राह्मण हूं, वरेंद्र ब्राह्मण, ठीक है। और मेरा कुल जो है वो शासक और शोषक का कुल रहा है। अब मेरा जो उखाड़ना है उखाड़ लो, नहीं दादा, वो ठीक आप है, थोड़ा मैं सा ये हूं। अच्छा, पर इमोशनल मैं वो नहीं हूं बाबा। ये आप लोगों ने ये सारे तमगे मुझको दिए हैं। मैं क्या हूं एक्चुअली? मैं एक साधारण चाय बनाने वाला, स्टिक टू द मैं मेन एक पॉइंट। अर्थशास्त्री हूं, ठीक है। मैं बिल्कुल। एक जमाने में बैंकर था, आजकल I मैं will चाय के बागान I will चलाता हूं, मैं stick बेचारे to वर्कर्स का भला करने की कोशिश करता हूं। Dada, I will stick to a simple point. The No, society no, has I'm been saying this is important. I'm saying it because it's important to state कि कोई संदेह ना रहे कि मुझे कोई कहेगा आप सवर्ण हो, ये हो वो। अरे बाबा, मैं कुछ नहीं हूं। मैं केवल मात्र एक मनुष्य हूं। मैं शिवजी का भक्त हूं। मैं अपना बिजनेस करता हूं, अर्थशास्त्र पे कमेंट्री करता हूं, जियोपॉलिटिक्स पे कमेंट्री करता हूं। यही है, मैं यही हूं मैं, और इसके आगे कुछ नहीं है। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो अच्छी बात है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं। ये जो हम करते हैं ना, तो वही हम उनको दावत दे रहे हैं कि आप हमको हर चीज में बांट दो, ये सारे तमगे लगा दो हमारे ऊपर, दीज एपेलेशंस, और उसके बाद हमारे ऊपर आक्रमण करो। because इसके तो repercussions बहुत deep and wide जा बहुत, रहे हैं। हाँ, बहुत गंभीर है, बहुत गंभीर है। बहुत deep है। और ये एनीवे, हर्ट कर मैं रहा मैं वही कहूंगा कि जन चेतना को जगाना पड़ेगा और ये जनता को कदम लेने पड़ेंगे, बस रोकना पड़ेगा इस चीज को।
विकट स्थिति है। बहुत ज्यादा, बिकॉज आई हैव सीन माई ओन, मतलब मैंने जिस तरीके से हमारे साथ के जो लोग हैं, जो यूट्यूबर्स हैं राइट विंग में, उन लोगों में मतभेद देखे हैं, बातें इतनी बिगड़ गई है कि समझ ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। दिस इज, आई थिंक दे हैव जस्ट, जैसे बाल की खाल निकालना ना, कुछ वैसा सा कर दिया और पूरा डिवाइड करके रख दिया सिर्फ एक चीज ने, सिर्फ एक मुद्दे ने। 10 साल की मेहनत पे पानी फेरा है ये। हमारे आप पास गांव, इतने बड़े बड़े संकट हैं, क्राइसिस हैं चारों तरफ देश के, आप ये चला रहे, क्या कर रहे हो? आ बैल मुझे मार, इन्होंने सीधे सीधे ये आबेल किया मुझे मार, है। यस, जी। अद्भुत। Yeah. See, UGC protest continues, but deviating it into different directions was the wrong step. I stand by that statement. But ये जो अब हुआ है, उसके जो repercussions हैं, वो बहुत भयानक हैं. Everybody has walked into the trap, especially from the right wing. Everybody. किसी ने इसको सोल्यूशन को नहीं बात करने की कोशिश की, और सोल्यूशन हमारे पास नहीं हो तो सरकार के पास है, बट उस सोल्यूशन की तरफ डायरेक्ट तो कर सकते हैं ना हम लोग। दैट डायरेक्शन हैज टू बी गाइडेड। अब क्या हो रहा है ना, अब यहाँ पे इकोनॉमिक फॉल आउट होगा क्योंकि मेरिट बेस्ड चीजें नहीं होंगी, नेशनल सिक्योरिटी पे प्रॉब्लम आएगी, डिवाइड इंडिया, लोग सेपरेट स्टेट और सेपरेट नेशन की मांग कर रहे हैं, राइट। उसके अलावा जो माइग्रेशन होगा यहाँ से, वो अलग कहानी है। एंड डीप स्टेट के तो बल्ले बल्ले हो गए इस टॉपिक के बाद में। समथिंग दे वुड हैव बीन लुकिंग फॉर ऑलमोस्ट लाइक 10 years। हर चीज को डिफेंड करते हैं, पर ये तो टोटली गॉन इनटू द वाटर, गई भैंस पानी में, ये तो वो हो गया। एंड आई एम लाइक, यू रियली डोंट नो, क्योंकि मतभेद पे मतभेद हो रहे हैं। जो पक्के पक्के फ्रेंड्स होते थे, मैं देख रही हूँ कॉलेज यूनिवर्सिटी से, ट्विटर पे देख लीजिए, नॉर्मल कॉल्स देख लीजिए, सोशल मीडिया कहीं पे भी देख लीजिए, इट इज जस्ट लेफ्ट अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग डीप मेरी इम्पैक्ट। क्लास के जो लोग हैं, मेरी क्लास के लोग हैं, स्कूल के हो, कॉलेज के हो या इंस्टीट्यूट के हो, हम सब विभक्त हैं, अलग अलग, मतलब लड़ रहे हैं सब एक दूसरे के साथ। सब लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। राइट विंग के लोग लड़ रहे हैं, लेफ्ट विंग मजे ले रहे हैं बिकॉज दे वांटेड अ मुद्दा। तो उनको तो भैया एक वो लग गया हाथ में, इक्का लग गया, तुरुम का इक्का जिसको बोलते हैं। इट इज, I mean, we could have never imagined that something like this would happen. But thank you so much, Shamik Dada, for joining. जाने से पहले व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, पॉलिटिशियंस आएंगे जाएंगे, कांग्रेस आई गई, बीएसपी, बीजेपी, टीएमसी, डीएमके सब आएंगे जाएंगे। जब तक हम यूनाइटेड है एज अ हिंदू, तभी तक ये देश सुरक्षित है, नहीं तो टुकड़े टुकड़े होने में समय नहीं लगेगा। सो स्टे यूनाइटेड, एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। जाने से पहले फिर से रिमाइंड करना चाहूंगी, हमारा कॉन्फ्रेंस है 14-15 मार्च 2026। डोंट फॉरगेट टू डू द रजिस्ट्रेशंस। आप दोनों दिन की रजिस्ट्रेशंस कर सकते हैं, एक दिन की भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जो आपको सूट करे। दादा हमसे मिलेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारे डिटेल्स शेयर करेंगे। जो लोग नहीं आ पा रहे हैं और हमारी इस मुहिम में हमारी सहायता करना चाहते हैं, वो हमें दिए हुए नंबर और यूपीआई पे हमें कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। नमः शिवाय, जय हिंद।